गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर हमारा 7th है उसके बाकी के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आज मैं तुम्हें बताऊंगी। जो 7th क्वेश्चन है वो हमारा है नेशनल फीस वर्कर्स फोरम का वर्णन करो। यानी कि जो नेशनल फीस वर्कर फोरम, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए होती क्या है, यानी कि इसके बारे में पूरा हमें डिफाइन करना क्या होती है। जो हमारा देश है इंडिया, वो क्या तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। यानी कि पूर्व और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है, दक्षिण पश्चिम सीमा अरब सागर से मिलती है। इस प्रकार समुद्री तट भारतीय सीमा पर महत्वपूर्ण भाग है। समुद्री तट में जो समुद्र तट के आसपास है, जो लाखों हजारों परिवार है, वो क्या करें, उनका व्यवसाय क्या है, मछली पालन। यानी कि जो आसपास के क्षेत्र उसमें जो व्यक्ति रहते हैं उनका मुख्य व्यवसाय क्या है कि मछली पकड़ना, उनको बेचना, मछलियों का निर्यात करना। भारत में जो तटीय सीमा है वे मछलियों को देसी नावों तथा जो देसी जालों की सहायता से पकड़ते थे। यानी कि जो उनका मछली पकड़ने का तरीका था वो क्या था, पुरान था। यानी कि देसी जालों से पकड़ते थे और देसी नावों से मछलियों को पकड़ते थे। कई बार ये क्या होता था, ये राज्य इन जो मछुआरों के सामने कई प्रकार की समस्याएं आती थी। उन समस्याओं को उन्होंने सुलझाने के लिए उन्होंने एक जो विभाग है उसका संगठन का निर्माण किया, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया गया, नेशनल फिश वर्कर फोरम का नाम दिया। यानी कि जो समुद्री तट के आसपास जो व्यक्ति रहते हैं, जो उनकी समस्या, उनका मुख्य व्यवसाय क्या है, मछली पकड़ना, मछली बेचना, मछली को निर्यात करना। जो उनकी समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को सुलझाने के लिए उन्होंने एक संगठन का निर्माण किया, जिसका नाम था नेशनल फिश वर्कर फोरम। ये राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दों को उठाया, इसमें राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दों को उठाया जाता था। अब जो इन्होंने, ये तो इसका नाम हो गया, अब इसका इन्होंने कौन सा आंदोलन हुआ, क्या क्या रीजन थे इसके कारण के आगे हम पढ़ेंगे। जो नेशनल फिश वर्कर फोरम वो राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1980 में केरल के मछुआरों ने इसका संगठन किया था। क्यों किया गया था, उस टाइम पे जो सरकार ने क्या किया, उदारीकरण की नीति को अपनाया। अब उदारीकरण की नीति अपनाने के बाद जो केंद्रीय सरकार के व्यवसायिक जहाज़ों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की अनुमति दे दी गई, जिससे क्या हुआ, मछुआरों के जीवन यापन पे अनेक समस्या। यानी कि सरकार ने क्या किया, उदारीकरण की नीति को अपनाया। इसमें क्या किया उन्होंने, जो खुद के जहाज है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, जो बड़े बड़े व्यक्ति है, उनको क्या किया, उन्होंने मछली पकड़ने की अनुमति दे दी। अब वो क्या कर रहे कि समुद्र के अंदर बीच में जाके नए नए यंत्रों का प्रयोग करके क्या करने लगे, मछली पकड़ने लगे। जिससे क्या हुआ, जो आसपास के मछुआरे थे उनको बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ा। केंद्र इस आदेशों के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने व्यावसायिक जहाज़ों तथा अपने आधुनिक तकनीकी से मछली पकड़ने लगे। जिससे क्या हुआ, जो परंपरागत तरीके से जो मछुआरे मछली पकड़ रहे थे उनके जो व्यवसाय वो प्रभावित होने लगा। इस फोरम को केंद्र के साथ तथा अन्य कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। फोरम का कहना था कि सरकार की ये नीति क्या है, उनके हित में नहीं है, इसे केवल अमीर लोगों के द्वारा को ही लाभ होगा, गरीब व्यक्तियों को इससे कोई भी लाभ नहीं होगा। सन 2002 में इस फोरम ने मछुआरों को एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल की, इस हड़ताल में मछुआरों ने नव चेतना का निर्माण किया। पता चल गया आपको नेशनल फिश वर्कर फोरम क्या है। ये एक गठन है जो समुद्री तट के आसपास रहने वाले लोगों के द्वारा बनाया गया था। इसका मुख्य कार्य क्या है, जो लोगों की उनकी जो समस्या है उनका आगे राज्य और केंद्र सरकार तक पहुंचाना। इसका निर्माण कब हुआ है, 2080 में केरल के मछुआरों द्वारा किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि जब सरकार ने उदारीकरण की नीति को अपनाया था, जिसके कारण क्या हुआ था, बड़े बड़े जहाज, बड़े जो फैक्ट्री, बड़े बड़े जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं वो क्या करने लगे, समुद्र के बीच में आकर मछलियों को आधुनिक तरीके से पकड़ने लगे। जिससे आसपास के लोगों का व्यवसाय में ज़्यादा प्रभाव पड़ा, उनका व्यवसाय कम हो गया। इनके विरुद्ध उन्होंने इस नीति को अपनाया था। ये हमारा 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में महिला सशक्तिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन किया। यानी कि जो महिलाओं के लिए, जो लेडीज़ के लिए हमारी सरकार ने कौन कौन से संवैधानिक प्रावधानों का निर्माण किया गया, बनाया गया, उनका वर्णन करना है। पहला क्या है, पहला पॉइंट हमारा, अनुच्छेद 14 और 15 में क्या किया, कानून ने स्त्री और पुरुष को समान अधिकार
प्रदान किया गया, यानी कि सम्मान काम के लिए उनके साथ सम्मान वेतन दिएगा, उनके साथ कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा, अनुच्छेद 16 के अनुसार सभी को अपनी आजीविका अर्जित करने का अधिकार है। इसमें चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी नौकरी कर सकता है, उसके के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा कि तू स्त्री तू लेडीज तेरे को नौकरी नहीं दी जाएगी। सम्मान काम के लिए उनको भी नौकरी प्राप्त करने का पूर्ण रूप से अधिकार होगा। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत क्या किया गया, नागरिक को कहीं भी घूमने फिरने का, भाषण देने का, विचार प्रकट करने का अधिकार प्रदान किया गया। इसमें लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया गया, यानी कि जो लेडीज जो जेंट्स है उसको सभी प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 23 में क्या किया गया कि महिलाओं को बेकार लेने तथा महिलाओं को देह व्यापार करने पर रोक लगाई गई। अनुच्छेद 39 गै के अनुसार क्या निश्चित किया गया कि सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन, यानी कि एक नौकरी है, जेंट्स भी कर रहा है और लेडीज़ भी कर रही है। ये नहीं है कि जेंट्स को ज़्यादा सैलरी देंगे लेडीज़ को कम, नहीं, दोनों का काम बराबर था, दोनों को सैलरी भी बराबर प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 73 और 74 में क्या किया गया, महिलाओं को ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय संस्थानों में 50% आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई। और अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए विशेष अधिकारों का प्रदान की गई। अगला है अनुच्छेद 86 के अंतर्गत संशोधन में सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा प्रदान करने का अधिकार मिला, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की, उनको सम्मान काम के लिए सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का सम्मान अधिकार है। ये हमारे लेडीज़, जो हमारी महिलाओं के लिए हमारी सरकार ने जो प्रावधान लागू किए गए हैं उनका वर्णन इस प्रकार है।